जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इतिहास के पिछले लेक्चर में हमने वायसराय की सीरीज में लॉर्ड डफरिन तक के वायसराय पे चर्चा कर लिया था। हमने शुरू किया था लॉर्ड कैनिंग से और लॉर्ड डफरिन तक। इस लेक्चर के पहले पार्ट में चर्चा के बाद आज के सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे लॉर्ड डफरिन के बाद के वायसराय के बारे में। लॉर्ड डफरिन के बाद जो भारत में वायसराय बनकर आता है वो था लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 तक भारत में वायसराय के पद पर रहता है और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों 1891 का दूसरा फैक्ट्री अधिनियम। पहला फैक्ट्री अधिनियम के बारे में हम बात कर चुके हैं। 1881 में भारत में लॉर्ड रिपन जब वायसराय था उस समय पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था और पहले फैक्ट्री अधिनियम के तहत कहीं ना कहीं भारत में यह व्यवस्था की गई थी कि 7 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों को काम करवाने के घंटे तय कर दिए गए थे और ये बोला गया था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। 1891 में जो दूसरा फैक्ट्री अधिनियम आता है उसमें काम के घंटे तय किए गए। बोला गया कि स्त्री और बच्चे 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो ये व्यवस्था की गई। हालांकि ये फैक्ट्री अधिनियम दोस्तों केवल दिखावे के अधिनियम थे, इनमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो बाध्यकारी हो और ब्रिटिश सरकार उसका पालन भी करती हो। इस फैक्ट्री अधिनियम के आने के बाद भी हमारे देश में बच्चों से और महिलाओं से बर्बरता के साथ काम करवाया गया है। इसके कई एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं इसमें पुरुषों को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया था, तो पुरुषों के साथ बहुत ज्यादा समय तक काम करवाया जाता था, 16-16, 18-18 घंटे तक। कहीं ना कहीं भारत में जो दरिद्रता फैली थी वो इस फैक्ट्री अधिनियम के कारण भी फैली हुई थी कि इनके कारण पुरुषों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की थी। ठीक है। इसके अलावा 1892 में पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया था, वो भी लैंसडाउन के समय पर ही किया गया था। इस इंडियन काउंसिल एक्ट में पहली बार भारत में निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया था। कहीं ना कहीं ये वो समय था जब भारत में निर्वाचन संबंधी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, लोगों को मताधिकार मिलने लगा था। लेकिन इस समय जो मताधिकार मिला था वो सीमित मिला था। बड़े बड़े राजे रजवाड़े ही मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे, इसके अलावा और किसी को अधिकार नहीं प्राप्त था। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए इस समय बनाया गया था डूरंड कहीं नहीं बोल सकते आयोग, और इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था मार्टिमर डूरंड। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो डूरंड रेखा है उसका निर्धारण भी लगभग 1896 के आसपास लॉर्ड लैंसडाउन के समय ही किया गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना, मतलब सीमा रेखा के निर्धारण का जो काम है वो इसके समय कर दिया गया था। कब शुरू कर दिया गया था? 1893 में, और फाइनली 1896 तक आते आते भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है डूरंड रेखा, उसका कंप्लीट निर्धारण कर दिया था। भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है दोस्तों वो सबसे छोटी सीमा रेखा है, याद रखना। ठीक है, चलिए, तो ये सीमा रेखा को आप क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के समय पर ही किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें लॉर्ड लैंसडाउन के समय काउंसिल एक्ट आया, फैक्ट्री अधिनियम आया, उसके अलावा सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। इसके बाद वायसराय बनकर आता है दोस्तों लॉर्ड एल्गिन टू। एल्गिन टू जो था उसके समय की दो प्रमुख चीजों को आप ध्यान रखते हैं। एक तो ये कि लगभग 1897 के आसपास बंबई में प्लेग फैला। इस प्लेग के कारण कहीं ना कहीं पूरी चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी, हजारों लाखों लोगों की मौत हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए कोई खास कदम नहीं उठाए थे। एक लंबे मैदानी इलाके में लाशों को फेंका गया, प्लेग पीड़ित लोगों को फेंका गया, उपचार को लेकर कोई व्यवस्था नहीं थी। कहीं ना कहीं इसका असर लंबे समय तक भारत में देखने को मिला था, है ना। इसके अलावा एल्गिन टू ने घोषणा की थी कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही हम भारत को कब्जे में रखेंगे, अपने अधीन रखने का काम करेंगे। तो ये सारी घटनाएं किसके समय हुई थी? दोनों लॉर्ड एल्गिन टू के समय हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये किसकी घटनाएं थी? एल्गिन टू के समय की घटनाएं थी। एल्गिन के जाने के बाद भारत में वायसराय बनकर आता है दोस्तों कौन? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के बीच में भारत का वायसराय रहता है और लॉर्ड कर्जन जो है इसको भारत का सबसे अलोकप्रिय, सबसे बेकार वायसराय के तौर पर जाना गया। इसे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसके समय बंगाल विभाजन की घटना हुई थी। इसके अलावा भी कर्जन के बहुत सारे काम थे जिस पर हमको चर्चा करनी चाहिए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। लॉर्ड कर्जन के समय पहली घटना देखने को मिलती 1901 में स्कॉट मानक्रिक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग।
तो लॉर्ड कर्जन ने एक सिंचाई आयोग बनवाया था 1901 में, जिसके अध्यक्ष थे स्कॉट मानक्रिक, जिसने सिंचाई व्यवस्था पर विचार रखे थे। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी का गठन किया था। आप लोग कहीं ना कहीं टीवी पे सीआईडी कई बार देखते हैं, एसीपी प्रद्युमन दया की बात करें तो वो जो सीआईडी वाला मामला है कहीं ना कहीं 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय से दिखाई पड़ता है। इसके अलावा 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बनाया और इस विश्वविद्यालय आयोग के अनुशंसा पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम भी भारत में पारित किया था लॉर्ड कर्जन के समय पे। इसके बाद देखें तो लॉर्ड कर्जन को भारत में सहकारिता का जनक कहा जाता है। सहकारिता का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की भावना जिसको कहते हैं, उसमें सहकारिता को शामिल किया जाता है। कहीं ना कहीं 1904 में सहकारिता उधार अधिनियम भी लेकर आए थे, जिसके तहत किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाई गया था। ये ध्यान रखना, ये भी किसका समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तो ये लॉर्ड कर्जन के समय की इंपॉर्टेंट घटनाएं थी दोस्तों। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सिंचाई आयोग किसके समय बनवाया गया? लॉर्ड कर्जन के समय। विश्वविद्यालय आयोग किसके समय बनवाया गया? लॉर्ड कर्जन के समय। विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय बनवाया गया? लॉर्ड कर्जन के समय। सीआईडी किसके समय बनाया? लॉर्ड कर्जन के समय। कर्जन जो है उसमें एक और घटना देखने को मिलती है 1899 में। भारत में इसने टंकण और मुद्रण अधिनियम भी पारित करवाया। टंकण एवं मुद्रण अधिनियम के तहत 1899 में भारत में जो ब्रिटिश मुद्रा थी, क्या थी? पाउंड। उस पाउंड को भारत में विधिमान्य करवाया गया था और इस समय एक पाउंड की वैल्यू तय की गई थी 15 रुपए। 15 रुपए के बराबर एक पाउंड हुआ करता था। कहीं ना कहीं भारत से संसाधनों की लूट को बढ़ावा देने का एक तरीका ही था, इससे ज्यादा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ये किसके समय हुआ था? कर्जन के समय हुआ था। कर्जन के द्वारा स्मारकों की रक्षा के लिए भी कदम उठाया गया। 1904 में कर्जन के समय भारतीय पुरातत्व अधिनियम भी पास हुआ था। कब हुआ था? 1904 के आसपास हुआ था। तो भारतीय पुरातत्व अधिनियम जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय ही पास हुआ था 1904 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें तो 1900 के आसपास लॉर्ड कर्जन ने किचनर की अध्यक्षता में भारत में एक आयोग भी बनवाया और इसे सैन्य अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो भारत की सेना का अध्यक्ष जो बनाया गया वो लॉर्ड किचनर को बनाया गया था 1900 में। ये किसके समय की घटना है? कर्जन के समय की। 1904 में कर्जन ने तिब्बत के लिए एक अभियान चलाया था, जिसे यंग हस्बैंड अभियान कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि यंग हस्बैंड अभियान किसके समय का था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा चलवाया गया था। कहां पर चलवाया गया था? तिब्बत में चलवाया गया था। कब चलवाया गया? तो 1904 के आसपास। और कर्जन के समय की जो इंपॉर्टेंट घटना थी वो था दोस्तों बंगाल का विभाजन। ये वो समय था जब बंगाल जो था वो भारत में आंदोलन का केंद्र था। याद रखिएगा, भारत में आंदोलन का जो केंद्र था वो था बंगाल, और बंगाल से हिंदू और मुसलमान दोनों वर्ग जो थे वो एकता के साथ संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को संचालित करते थे, उसकी योजनाएं बनाते थे। अब हुआ ये कि अंग्रेजों के लिए कहीं ना कहीं ये संघर्ष मुसीबत बनता जा रहा था। तो अंग्रेजों ने कहा कि क्यों ना हम यहाँ पर हमारी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो व शासन करो की नीति को लागू कर दें। अब फूट डालो व शासन करो की नीति को अगर लागू करना है इस क्षेत्र में तो इस एकता को तोड़ना पड़ेगा। अब इस एकता को तोड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने प्लान बनाया कि एक काम करते, बंगाल को ही तोड़ देते, क्योंकि बंगाल जो था वो दो भागों में बंटता है, जो पूर्वी बंगाल था और एक पश्चिमी बंगाल जो वर्तमान में भारत का हिस्सा है। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया है। तो पूर्वी बंगाल दोस्तों एक मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता था और पश्चिमी बंगाल जो था वो हिंदू बहुल इलाका माना जाता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया। कहा कि अगर इस आधार पर बांट देंगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों अलग अलग वर्ग हो जाएंगे, इनके हित भी अलग अलग नजर आने लगेंगे और हम हमारी फूट डालो और शासन करो की नीति को भी अच्छे से लागू कर सकते हैं। बराबर। अब यहां पर ये चीजें करना चाहते थे, लेकिन क्या डायरेक्ट बोलते कि हम इसलिए बंगाल का विभाजन कर रहे हैं कि आप दो वर्गों में बढ़ जाएं, आपको आपके हित अलग अलग दिखने लगे, आपकी एकता खंडित हो जाए और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि हम आंदोलन को दबा दें, आपको कमजोर करने के लिए हम बंगाल के विभाजन कर रहे हैं। तो बोलते नहीं। इन्होंने क्या बोला कि बंगाल का विभाजन ब्रिटिश सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि बंगाल के प्रशासन में दिक्कत आती है। बंगाल उस समय का बड़ा प्रांत था और बंगाल के प्रशासन में हमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम प्रशासन को बेहतर करने के लिए बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं। तो कारण बता दिया, प्रशासन
वास्तव में था शक्ति के केंद्र को तोड़ देना, क्योंकि कहीं ना कहीं आंदोलन इनके लिए मुसीबत बनते जा रहे थे। तो बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी 20 जुलाई को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो आपको बताना है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 20 जुलाई को। और कहां से की गई थी, तो शिमला में। याद रखिएगा कि गर्मियों के मौसम में सारे के सारे अंग्रेज शिमला पहुंच जाते थे मजे करने के लिए, तो शिमला में घोषणा की गई थी 20 जुलाई को। और सितंबर में सम्राट की स्वीकृति भी मिल गई थी, वहां के सम्राट ने भी बोल दिया था कि भाई बंगाल का विभाजन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस आदेश को 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया। कब लागू कर दिया गया, 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया। अब ऐसा तो था नहीं कि भारतीय लोग बढ़िया बैठे हों, बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं। भारतीय लोग तमाशा नहीं देख रहे थे, भारतीय लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह भी किया। सबसे पहले तो ये देखिए कि 16 अक्टूबर का जो दिन था, वो 16 अक्टूबर का दिन बंगाल विभाजन का दिन था, तो इस दिन को बना दिया शोक दिवस। तो एग्जाम में पूछेगा शोक दिवस कब मनाया, तो शोक दिवस घोषित किया गया 16 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन बंगाल का विभाजन किया था। अब एक तरफ शोक दिवस मना दिया, इसके खिलाफ भारत में आंदोलन शुरू किया गया। अब आंदोलन जो शुरू किया गया वो ऐसा आंदोलन था जिसके आगे ब्रिटिश सरकार ने झुका, और झुकने के बाद अंततः बंगाल विभाजन के निर्णय को रद्द करना पड़ा था। और वो जो आंदोलन चलाया गया ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के रीढ़ पर, उनकी बेस पर प्रभाव, कहीं ना कहीं प्रहार करने वाला आंदोलन था। वो आंदोलन ही ऐसा चलाया था। और बंगाल विभाजन के विरुद्ध में भारत में जो राष्ट्रवादियों के द्वारा आंदोलन चलाया गया था दोस्तों, उस आंदोलन को हम जानते हैं स्वदेशी आंदोलन के नाम से। कौन सा आंदोलन चलाया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन। और इसमें कहा गया था कि स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी जो वस्तु थी उसका बहिष्कार करो, इसलिए हम बोलते हैं स्वदेशी डैश बहिष्कार आंदोलन। इसके तहत क्या किया गया, अंग्रेजों की इकोनॉमी पर चोट पहुंचाई गई। अंग्रेज भारत क्यों आए थे, अंग्रेज भारत आए थे भारत के संसाधनों का दोहन करने। सीधे सीधे बोलूं तो पैसे के लिए भारत में आए थे। जहां उनको पैसा कम आता दिखता, उनको नुकसान होते दिखता, तो उनकी तिलमिला जाते थे। तो स्वदेशी आंदोलन चालू किया, स्वदेशी वस्तु को अपनाने की बात की, विदेशी वस्तु के बहिष्कार की बात की। अब स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो, तो ऐसे में विदेशी शराब से लेके, विदेशी शिक्षण संस्थान से लेके, न्यायालय से लेके, हर एक चीज का बहिष्कार किया गया। न सिर्फ खरीदी गई, लोगों ने अपने घरों से बाहर ला ला के सार्वजनिक रूप से ऐसी वस्तुओं की होली भी जलाई। अब जब ऐसी वस्तुओं की होली जलाई तो ब्रिटिश सत्ता को बड़ा धक्का लगा कि भाई एक तो खरीद नहीं रहे हैं, दूसरी बात जला भी जा रहे हैं, तो उनको बहुत आर्थिक रूप से नुकसान हुआ। और इस नुकसान के चलते अंततः 1911 तक आते आते ब्रिटिश सरकार ने कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन का जो निर्णय था उसको रद्द कर दिया था। तो आपसे पूछेगा स्वदेशी आंदोलन किसके खिलाफ चलाया गया था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो 7 अगस्त 1905 को चलाया गया था। कहां से चलाया गया था, तो कलकत्ता से चलाया गया था। कलकत्ता में कहां से, तो यहाँ के टाउन हॉल से चलाया गया था। तो कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन चलाया था भारतीय राष्ट्रवादियों ने। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों ने अपनी एकता को प्रदर्शित करने के लिए रक्षाबंधन जैसे त्योहार भी मनाए थे। तो रक्षाबंधन जैसे त्योहार भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का सीधा सा तात्पर्य था कि हिंदू मुसलमानों की एकता को आप तोड़ नहीं सकते, इतने ज्यादा घनिष्ठ हम लोग यहाँ देखते हैं। लेकिन बंगाल विभाजन का जो निर्णय था दोस्तों, वो 7 अगस्त 1905 के आसपास तक आके रद्द कर दिया गया था। ठीक है, सॉरी, बंगाल विभाजन का निर्णय था वो 7 अगस्त 1905 में कहीं ना कहीं स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने 1911 में रद्द कर दिया था, तीसरे दिल्ली दरबार के दौरान। ठीक है, इसके अलावा कर्जन के समय की एक और इंपॉर्टेंट घटना थी 1903 की। 1903 में जब लॉर्ड कर्जन वायसराय था तो दूसरा दिल्ली दरबार आयोजन किया गया था। दूसरा दिल्ली दरबार आयोजन किया गया था और इस दिल्ली दरबार को आयोजन करने के पीछे कारण था एडवर्ड सप्तम
की ताजपोशी इसलिए किया गया था। इस दिल्ली दरबार में भी ब्रिटिशों ने अपनी सत्ता का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, करोड़ों रुपए फूंक दिए थे। ये वो समय था जब बंगाल में अकाल पड़ रहा था और अकाल के दौरान एक तरफ आप मजे कर रहे हैं, पैसे फेंक रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय लोग भूखे मर रहे थे। तो इस समय था, और ये थी बंगाल विभाजन की घटना और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। अब देखिए कि स्वदेशी वस्तु को अपनाओ और विदेशी वस्तु के बहिष्कार के आंदोलन चल ही रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाकर इस चीज को लेकर एक समस्या भी देखने को मिलती है। समस्या ऐसी कि मिंटू सेकंड जो है 1905 से 1910 तक भारत में वायसराय के पद पर रहता है, और मिंटू सेकंड जब भारत में वायसराय के पद पर रहता है तो आपको दिखाई पड़ता 1907 में सूरत अधिवेशन। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, इसके बारे में एक चीज समझना है कि सूरत अधिवेशन जो हुआ, उस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट दिखाई पड़ती है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। इसका कारण कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन से भी जोड़ते हैं और जोड़ेंगे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन से भी। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया, और ये स्वराज शब्द का लक्ष्य घोषित किया उस समय किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। अब यहां से स्वराज घोषित कर दिया। अब यहां पर स्वराज जो शब्द रहा, इसके यहां पर दो अर्थ मिले। एक अर्थ मिला आपको कि अंग्रेजों के अधीन शासन, अंग्रेजों के अधीन शासन, और एक तरफ दिखाई पड़ता है पूर्ण स्वराज की मांग। अच्छा, पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो तो 1929 में की गई थी, लेकिन यहां पर इसका अर्थ लगाया गया कि स्वराज का मतलब हम पूर्ण स्वराज से लगा रहे हैं, ऐसा कहा गया था। लेकिन ऑफिशियली कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से पूर्ण स्वराज की मांग तो 1929 में की गई थी, लेकिन यहां पर अर्थ लगाया जा रहा था स्वराज का। अब ये अंग्रेजों के अधीन किसका मानना था? ये नरमपंथी नेताओं का मानना था, और पूर्ण स्वराज के ये कहीं ना कहीं गरमपंथी नेता मानते थे। अब गरमपंथी नेताओं में आप लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को ले सकते हैं, इसमें आप लाला लाजपत राय को ले सकते हैं, जबकि नरमपंथी नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता थे। तो एक तरफ इनका मानना था कि अंग्रेजों के अधीन स्वराज है, और दूसरी बात है कि पूर्ण रूप से अंग्रेजों को भगाना है, ये गरमपंथी नेताओं का मानना था। अब इसी में आप स्वदेशी आंदोलन को भी जोड़ दीजिए। जो एक वर्ग था, गरमपंथियों का जो वर्ग था, वो बोलता था कि स्वदेशी आंदोलन को बंगाल में सफलता के बाद अन्य प्रांतों में, अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे अंग्रेजों को प्रभाव हो रहा है। लेकिन नरमपंथी नेताओं का मानना था कि स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि ये बंगाल की समस्या को लेकर बंगाल विभाजन के विरुद्ध किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया, और कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल में और नरम दल के रूप में। वो विभाजन कहां हुआ? वो विभाजन हुआ 1907 के सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था दोस्तों? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो थे वो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे 1907 में कांग्रेस के। ठीक है, लेकिन इसके पहले विवाद कैसे जन्मा लिया? एक तरफ ये तो सेटिंग चली रही थी कि विवाद ये है, लेकिन दिक्कत ये हुई कि गरम दल वाले इस व्यवस्था को फॉलो करवाना चाहते हैं, नरम दल वाले इस व्यवस्था को फॉलो कराना चाहते हैं। 1907 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना था। अब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना था तो एक तरफ से कौन आते हैं? गरम दल जो नेता है उनका नाम दिया गया, और दूसरी तरफ से नाम दिया गया नरम दल का। तो नरम दल वालों में गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता का नाम आ गया, और गरम दल वालों में तिलक जैसे नेता का नाम आ गया। तो गरम दल वालों का ये मानना था कि हम अगर अध्यक्ष बनते तो हमारी इस नीति को लागू करेंगे, और नरम दल वालों का ये मानना था कि अगर हम अध्यक्ष बनते तो हमारी इस नीति को लागू करेंगे। इस वजह से विवाद हो गया। विवाद हुआ तो किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अध्यक्ष कौन बन गए? रास बिहारी बोस को। और यहां से कांग्रेस दो धाराओं में जाती दिखाई पड़ती है। एक धारा दिखती है नरमपंथियों की, एक धारा दिखती है गरमपंथियों की। तो कांग्रेस के इस विभाजन से अगर फायदा किसी को हुआ है तो वो फायदा हुआ है सिर्फ अंग्रेजों को। क्यों? क्योंकि आंदोलन का केंद्र दो भागों में बढ़ गया, शक्ति विभाजित हो गई। जितनी ज्यादा मजबूती के साथ आप आंदोलन कर सकते थे, आप उतनी मजबूती के साथ आंदोलन बाद में नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये बाद में आपने समझा, प्रारंभिक समय में ये समझ में नहीं आया। इस समय कांग्रेस वालों को ये समझ में आता है 1916 में, जब लखनऊ अधिवेशन होता है और दोनों दलों को फिर से एक साथ कर दिया जाता है। तो वो हम 1916 में लखनऊ अधिवेशन के तहत देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सूरत फूट भी हो गई। इसके पहले 1906 में एक और घटना होती है लॉर्ड मिंटो टू के समय। वो घटना होती है कौन सी? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ हुई थी? ढाका में। अब ये समय था 1906 का दोस्तों। लॉर्ड मिंटो सेकंड और बाकी की ब्रिटिश सरकार कहीं ना कहीं भारत में
फूट डालो और शासन करो की नीति को चालू करवाना चाहते थे, बड़े स्तर पर लागू करना चाहते थे। उनका सीधा सा यह था कि वो आंदोलन को कमजोर करना चाहते और हिंदू मुसलमानों की एकता को अगर तोड़ देते तो आंदोलन कमजोर हो जाता। अब यहाँ यह समझना था कि कैसे करें कमजोर। तो बहुत हद तक उन्होंने क्या किया कि दूसरे वर्ग को, हिंदू वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन वो प्रभावित हुए नहीं। तो उन्होंने फिर दूसरे वर्ग को अपना शिकार बनाया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की संस्था हो गई है, वो लोग अपने हिसाब से प्रस्ताव लाते हैं और अपने हिसाब से प्रस्ताव पास करवा लेते हैं, आपको नहीं पूछते। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि मुस्लिमों के हित को देखते हुए उनके लिए भी एक संस्था बनाई जाए। तो कहीं ना कहीं जब ये बात इनके मन में आ गई तो 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जाता है मिंटो टू से मिलने के लिए, और कहीं ना कहीं ढाका में एक सम्मेलन बुलाया जाता है, और इस सम्मेलन के दौरान 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक अध्यक्ष भी बनते हैं। इस प्रकार से मुस्लिमों के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म के तौर पर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कर दी गई, और यहां से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिशा अलग हो गई थी हिंदू और मुसलमानों की। हिंदुओं के लिए कांग्रेस का संगठन मान लिया गया, मुस्लिमों के लिए बोला कि आप अगर आपकी बात उठाना चाहते हो तो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म का आप यूज करके उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां से फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेज जो थे वो क्लियर यूज करने लगे थे हमारे साथ। ठीक है, तो मुस्लिम लीग जो है वो 1906 में आपको बनती दिखाई पड़ती है। ठीक, इसके बाद हमको एक और चीज देखने को मिलेगी कि भारत की राजनीति में एक ब्रिटिश महिला, आयरिश महिला का भी एंट्री होती है। वो आयरलैंड की महिला थी श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट जो होती है वो 1907 से भारतीय राजनीति में प्रवेश करती हैं। हुआ ये कि कर्नल ऑलकांड जो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के हेड माने जाते थे, उनके जगह पर, कर्नल ऑलकांड की जगह पर 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बना दिया गया था श्रीमती एनी बेसेंट को, और कहीं ना कहीं वो भारत में इस व्यवस्था को देख रही थी। ठीक है, अब एनी बेसेंट आगे जाकर इतनी आगे बढ़ी कि 1907 में इन्हें कलकत्ता अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया था। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो आयरलैंड से थी, और भारत में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान होम रूल लीग के तहत। तो हम लोग बात करेंगे बाद में होम रूल लीग के अंतर्गत इनकी व्यवस्था को लेकर। ठीक है, इसके अलावा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इन्हें 1908 में 6 साल के लिए मांडले जेल में, कहां पर? मांडले जेल में कैद किया गया था। और ये जेल में रहने के दौरान गीता रहस्य नामक किताब जो थी वो तिलक ने लिखी थी। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि तिलक को कब गिरफ्तार किया गया था, तो 1908 में। किस केस में? राजद्रोह के केस में। कितने साल की सजा हुई? 6 साल की सजा हुई। कौन सी जेल में रखा था? मांडले जेल में रखा था। जेल में रहकर कौन सी किताब लिखी थी? गीता रहस्य नामक किताब लिखी थी। मिंटो 2 के समय ही एक एक्ट पास होता है जिसको आप मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ये सुधार तो था ही नहीं, ये बिगाड़ था। हुआ ये था 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम पास किया गया। इसमें बहुत सारी बातें थी जो हम संवैधानिक व्यवस्था में देखेंगे, लेकिन यहां पर हम ये बात करते हैं, इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। और इस पृथक निर्वाचन क्षेत्र में यह कहा गया था कि मुसलमानों के निर्वाचन क्षेत्र अलग होंगे, उनका नेता अलग होगा, उनके वोटर अलग होंगे। तो मुस्लिम नेता, मुस्लिम वोटर और एक अलग क्षेत्र बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत एक बहुत मजबूत कदम रखा था अंग्रेजों ने भारत में इस नीति को लागू करने के लिए। हुआ ये कि इसके माध्यम से जो मुस्लिम लोग थे, इन्होंने अपने हित पूरी तरीके से अलग समझने लगे थे, इनकी पूरी व्यवस्था ही अलग समझने लगे थे, अपनी चीजों में इंटरफेयर किसी का करने ही नहीं दे रहे थे। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो बना है वो इसके कारण बहुत हद तक बना है। भारत में मार्ले मिंटो सुधार को, अधिनियम को सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। यही इसके बाद से भारत में सांप्रदायिक व्यवस्था जो है, उस प्रकार की भावना, उस प्रकार के आंदोलन, उस प्रकार की बातें दिखाई पड़ती हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहते हैं, तो मार्ले मिंटो अधिनियम को कहते हैं, जो 1909 में आया था। इसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इनको गवर्नर जनरल की परिषद में, काउंसिल में एक सदस्य के तौर पर चुना गया था। यह पहली बार था जब किसी को चुना गया था। स्वदेशी आंदोलन के अगर विचार की बात करें दोस्तों, तो ये सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के दिमाग की उपज था और उन्होंने अपने पत्र संजीवनी में इसका वर्णन किया था। तो अगर पूछ ले कि सबसे पहले कहां वर्णन किया था, तो संजीवनी में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान
रविंद्रनाथ ठाकुर ने गाना लिखा अमार सुनार बांग्ला, जो आगे जाके बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये व्यवस्था रहती है किसकी, मिंटो के समय की। मिंटो के बाद हम जाते हैं दोस्तों, तो एक और नया वायसराय आता है जिसके समय कई सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी, उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग टू 1910 से 1916 तक भारत में वायसराय के पद पर रहता है। 1911 में इसके समय हुआ था तीसरा दिल्ली दरबार, और जो तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था उसमें ब्रिटेन की रानी और वहां के राजकुमार, मतलब वहां की राजकुमारी और बोल सकते हैं कि राजकुमार जो थे वो भारत आए थे। तो ब्रिटेन की राजकुमारी, उनकी पत्नी जिनका नाम था मैरी, उनका भारत आगमन होता है 1911 में। 1911 में जब ये भारत आते हैं तो भारत में उनके आगमन की खुशी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। ये तीसरी बार था दिल्ली दरबार का आयोजन। मैंने पहले भी बताया है 1877 में पहली बार, 1903 में दूसरी बार और 1911 में तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया। तीनों के तीनों आयोजनों में बहुत ज्यादा पैसे की बर्बादी हुई थी, भारत में भुखमरी थी, अकाल चल रहा था, लोग परेशान थे, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। एक के बाद एक दिल्ली दरबार के माध्यम से भारत के पैसे को बर्बाद किया था इन लोगों ने। इस समय केसर ए हिंद की उपाधि दी थी महारानी विक्टोरिया को, इसलिए किया था। इस समय एडवर्ड सप्तम जो थे उनको राजा बनाया जाना था, इसलिए किया था। और इस समय इन लोगों का भारत आगमन हुआ था, इसलिए किया था। तो कहीं ना कहीं ये 3 दिल्ली दरबार होते हैं, लेकिन तीसरी दिल्ली दरबार में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं हम देखते हैं। एक घोषणा थी राजधानी परिवर्तन की, और दूसरी घोषणा जो दोस्तों देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है बंगाल विभाजन रद्द। तो बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था, तो याद रखना है 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार के दौरान। और भारत की राजधानी परिवर्तन की जो घोषणा है वो भी तीसरे दिल्ली दरबार के दौरान की गई थी 1911 में। हालांकि राजधानी परिवर्तित की गई थी 1912 में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो 1912 में बनी। तो 1912 के पहले तक कलकत्ता थी, ठीक है। 23 दिसंबर 1912 में रास बिहारी बोस की प्लानिंग के बाद होता है हार्डिंग बम कांड। एग्जाम में अगर पूछ ले कि हार्डिंग बम कांड कब होता है, 23 दिसंबर 1912 में। कहीं ना कहीं इसके तहत लॉर्ड हार्डिंग की जो गाड़ी थी उस पर दिल्ली में बम फेंक दिया गया था। इसे हार्डिंग बम कांड के नाम से जाना जाता है, और इसे दिल्ली लाहौर षड्यंत्र भी कहते हैं। इसके आरोप में बाल मुकुंद को, अवध बिहारी को और वसंत कुमार को फांसी की सजा हुई थी। रास बिहारी बोस बच के निकलने में कामयाब हो गए थे। 1914 में हार्डिंग टू जब भारत का वायसराय था, उसी के समय प्रथम विश्व युद्ध भी प्रारंभ हुआ था। और याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ था तो भारतीय सैनिकों को अपने साथ शामिल करने के लिए इन्होंने एक जुमला, एक लॉलीपॉप भी दी थी। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 1915 में ही 9 जनवरी के दिन गांधी जी अपने लगभग 22 साल के अफ्रीका प्रवास के बाद भारत आए थे। ठीक है, कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। कब गए थे? लगभग 1893 के आसपास गए थे। और जब आए तो आने के बाद ये भारतीय राजनीति में प्रवेश नहीं करते, 2 साल तक स्वतंत्र विचरण करते हैं, किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते आने से ही। ठीक है, अब बाद में हम लोग बात करेंगे गांधीयन और उनके आंदोलन के दौरान कि क्या क्या हुआ था। लेकिन यहाँ ये हुआ कि गांधी जी भारत आ गए थे और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को सेना की जरूरत थी। अब भारतीय सेना को शामिल करने के लिए उन्होंने एक शर्त रख दी, एक विचार रख दिया कि जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम भारतीयों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी व्यवस्था करेंगे, उनको स्वराज दे देंगे। तो कहीं ना कहीं गांधी ने भी इस बात को सपोर्ट किया और गांधी जी के कहने पर बहुत सारे लोग जो थे वो इस युद्ध में शामिल हो गए थे। लेकिन जब 1918 में पहला विश्व युद्ध समाप्त होता है तो भारतीयों के लिए ब्रिटेन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जाती। व्यवस्था अगर होती है तो रॉलेट एक्ट की होती है, जिसको काला कानून कहा गया। व्यवस्था अगर होती है तो जलियांवाला बाग कांड की होती है। तो इसके कारण घोर निराशा हुई और उसके बाद आपको व्यापक आंदोलन देखने को मिलते हैं असहयोग आंदोलन के रूप में। तो कहीं ना कहीं 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था तो भारत में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग टू था। 1913 में जब लॉर्ड हार्डिंग टू भारत में वायसराय था तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि लिखने के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग टू के समय ही मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये सभी घटनाएं थी लॉर्ड हार्डिंग टू के समय की घटनाएं। क्लियर? तो ये घटनाएं जो हुई, इन घटनाओं के बाद आप लोग कहां तक पहुंच गए? गांधी जी के भारत आगमन तक पहुंच गए। अब दोस्तों गांधी जी का भारत में आगमन तो हो ही गया है, ठीक है।
अब जो आंदोलन चलेंगे उनमें कहीं ना कहीं गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट होगा। गांधी जी भारत आएंगे, 2 साल स्वतंत्र भ्रमण करेंगे, फिर उनके प्रारंभिक सत्याग्रह देखने को मिलते हैं, हड़ताल देखने को मिलती है, और फिर बड़े आंदोलन के तौर पर आपको असहयोग आंदोलन देखने को मिलेगा। लेकिन वो सब होगा हार्डिंग के बाद के वायसराय के समय। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये पार्ट 2 था लेक्चर का, हिस्ट्री में वायसराय की श्रृंखला का। पार्ट 3 में हम लोग लॉर्ड हार्डिंग के बाद के वायसराय के बारे में बात करेंगे। पार्ट 3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो गांधीयन युग होगा, गांधी के समय की जो घटनाएं रही, आंदोलन रही, उन सबको एक साथ करके हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलता हूं इसके आगे के वायसराय के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।